गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। आप सभी ने अपने आसपास के पदार्थों को तो देखा ही होगा, ठीक है। जो भी हम कुछ चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे हम टेबल चेयर का यूज़ करते हैं, लिखने के लिए हम पेन कॉपी का यूज़ करते हैं, वो सब किसके बने होते हैं? वो सब पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस अध्याय में हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। पहले बात करते हैं हम ठोस की। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है। इसका आयतन भी निश्चित होता है, कोई बहाव नहीं होता, कण अत्यंत आसपास होते हैं और संपीड्यता नगण्य होती है। इसका मतलब ये है बच्चों, आप अगर देखें कि अगर हम कोई ठोस लें, जैसे हम किसी चेयर के बारे में बात करें, क्या आप उसके आकार को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, क्योंकि उसका आकार कैसा है? निश्चित है। हम उसे कोई और आकार नहीं दे सकते। फिर आता है इसका आयतन। क्या हम चेयर के आयतन को बढ़ा सकते हैं, यानी चेयर को बड़ी या छोटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट है, कोई बहाव नहीं होता। क्या किसी चेयर का कोई बहाव होता है? नहीं होता। ये द्रव की तरह बह नहीं सकती। जैसे पानी में एक फ्लो होता है, एक बहाव होता है, ठोसों में कोई बहाव नहीं होता। हाँ, हम किसी ठोस को बल के द्वारा धक्का लगाकर उसकी गति में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको गतिमान अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन इनमें कोई बहाव नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है, कण अत्यंत आसपास होते हैं। अब ये जो ठोस है, ये ठोस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो इतने पास पास हैं और इनके बीच जो बॉन्डिंग हो रही है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये अलग अलग नहीं होते। जैसे पानी अलग अलग हो जाता है, तो क्या चेयर और टेबल अगर हम इनको अलग अलग करना चाहें, नहीं करेंगे। अगर उनको तोड़ देंगे तो अलग हो जाएंगे, लेकिन उसका फिर कोई यूज़ नहीं होगा, है ना। फिर आता है संपीड्यता नगण्य होती है। क्या हम ठोस को दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते, ठीक। इसी प्रकार हम बात करते हैं द्रव की। जो द्रव होते हैं, यानी लिक्विड पदार्थ, आपने देखा होगा कि लिक्विड कौन कौन से होते हैं जो हम यूज़ करते हैं दैनिक जीवन में? पानी, चाय, नींबू पानी, ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानी अगर हम लें, 1 गिलास पानी लें और उस 1 गिलास पानी को मैं एक कटोरी में डाल दूँ, तो वो पानी कटोरी का आकार ले लेगा। तो पानी का खुद का कोई आकार नहीं होता। इनका आयतन भी निश्चित नहीं होता। जो इनका आयतन है वो निश्चित होता है। इनमें बहाव भी होता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और कुछ संपीड़न होता है। इसका मतलब ये है कि एक तो हम इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, इनका खुद का कोई आकार नहीं होता, इनका खुद का कोई आकार नहीं होता, लेकिन जिस बर्तन में डालोगे उसी पात्र का आकार ले लेंगे। इनका आयतन निश्चित होता है। अगर 1 गिलास पानी को एक कटोरी में डालेंगे तो वो 1 गिलास पानी जितना ऊपर तक भरा रहेगा उतना ही पानी उस कटोरी में रहेगा। ऐसा नहीं है कि कटोरी में पानी डालने के बाद वो पानी आधा गिलास हो जाएगा, है ना। अगर आपने एक पूरा गिलास पानी एक पूरी कटोरी में डाला है तो पानी का आयतन उतना ही रहेगा। इनमें बहाव होता है। अगर पानी को बिखेर दिया जाए तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अंतिम सिरे तक बह जाएंगे। इनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होने की वजह से ही इनमें फ्लो होता है। इनमें जो बहाव होता है वो किस कारण से होता है? क्योंकि इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं। इनके बीच के कण एक दूसरे से थोड़े से वीक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी लूज होती है, बिल्कुल वीक नहीं होती, लूज बॉन्डिंग होती है। और कुछ संपीड्य भी होते हैं, थोड़ा सा हम इनको दबा भी सकते हैं। जैसे पानी की बोतल होती है प्लास्टिक की, उसमें पानी भरा रहता है, तो आप उसको दबा देते हैं ना। हाँ जी। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस कैसी होती है? ये बहुत मतलब इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। देखिए, जो गैस है उसका आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। गैस द्रव की भांति जिस पात्र में बंद करोगे उसी पात्र का आकार ले लेगी, और गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता। इनमें बहाव होता है। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं,
आपने परफ्यूम ऊपर लगाया लेकिन उसकी स्मेल नीचे तक आती है, क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल हैं, जो इसके अंदर जो कण हैं, वो मुक्त होते ही अपने आप को स्वतंत्र समझते हैं और स्वतंत्रता से ही वो नीचे तक आ जाते हैं, बिल्कुल फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में, वातावरण में बिल्कुल फैल जाते हैं। इसलिए हमें परफ्यूम ऊपर लगाए जाने के बाद भी स्मेल नीचे तक आती है, उसकी गंध नीचे तक आती है। फोर्थ पॉइंट है, कणों में बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। इनके बीच में रिक्त स्थान क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, गैस के कणों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्वतंत्र होती है। इनके बीच में बॉन्डिंग मतलब ना के समान होती है, इसीलिए ये एक मुक्त होते ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, फैल जाते हैं। इनमें ये संपीड़न का गुण जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सॉलिड और लिक्विड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी थ्योरी देखते हैं कि पदार्थ क्या होता है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। आप देखें अपने आसपास, पेन है, बेड है, चेयर है, टेबल है, अलमीरा है, ये सब क्या है? पदार्थ के बने हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है और इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, ये रहा कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। अब बात करते हैं कणों के भौतिक गुणों की। कणों के भौतिक गुण देखिए, पदार्थ कणों से बना है, यह सतत नहीं होता। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। क्या आपने चेयर किन मॉलिक्यूल्स की बनी है, किन पार्टिकल्स की बनी है, क्या आप बता सकते हैं? क्या दिखाई देते हैं आपको उनके बीच में बॉन्डिंग? नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन वो सूक्ष्म कण जो हैं बहुत सारे लाखों की संख्याओं में इतने होते हैं कि वो आपस में जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं और वो पदार्थ हमें नजर आता है। अब आते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हम किसी पार्टिकल को क्या करें, टेम्परेचर दें, उसका तापमान बढ़ा दें, तो क्या होगा? जो वो मॉलिक्यूल है वो गति अवस्था में पहुंच जाएगा, वो गति करने लगेगा और इसी प्रकार उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल दे रखा है, ठीक है, आप इसको देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। आप ये प्रैक्टिकल घर पे करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ठोस है, ठोस में जो बॉन्डिंग होती है पदार्थ के कणों के बीच, जो बॉन्ड बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, आकर्षण ज़्यादा है, उन्होंने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रखा है। लिक्विड में वो अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है और गैसों में वो अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, बल्कि नगण्य होता है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है किससे? कण के एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़ी रहती है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है। किसमें सबसे कम होती है? ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। ये जो गतिज ऊर्जा है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा किसमें है? ये सबसे ज़्यादा है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो अत्यधिक किस में होती है? ठोस में अत्यधिक होती है, ठीक है। ठोस में अत्यधिक होती है, उसके बाद द्रव में आती है और उसके बाद गैस में आती है, ठीक है। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है।
जो गैसीय अवस्था में कणों की गति है वो कैसी होती है? मध्यम होती है। द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। ये इसमें देखिए आपको दिख रखा है, प्रैक्टिकल है एक, ये थोड़ा डायग्राम है। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है, ठीक है। अब इससे क्या बना है? ये इस टाइप का ठोस बना है, ये इस टाइप का द्रव बना है और ये गैसेस के, ये जो छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये रे, तो ये एकदम पैक्ड रहते हैं आपस में, ये थोड़े लूज पैक्ड रहते हैं और ये फ्रीली पैक्ड रहते हैं। आइए अब हम इनकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था और तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, हड्डियों और दांत ठोस अवस्था होती है, बिल्कुल होती है। आप देखिए, आपकी जो बोन्स हैं, है ना, और आपके जो टीथ हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड ही तो होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं। ब्लड, नंबर 2, ब्लड यानी रक्त और जल द्रव अवस्था में है, बिल्कुल है। जो हमारा ब्लड होता है कैसा होता है? रेड कलर का होता है, लेकिन वो थोड़ा लिक्विड होता है, जेली टाइप लिक्विड होता है, ठीक है। और जो जल है वो भी द्रव अवस्था है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, फेफड़ों में हवा गैसीय अवस्था और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक। हम प्रतिदिन क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। श्वसन से हम कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस को हम निष्कासित करते हैं? हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम निष्कासित करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक गैसीय अवस्था हो गई। अब हम इनके अलग अलग गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है ठोस अवस्था, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ। एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, ठीक है। नंबर 3, निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, ये दृढ़ होते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। अगर आप किसी रबड़ को खींचेंगे तो क्या होगा? वो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, फैल जाएगी। लेकिन अगर हम उसका बल हटा दें तो क्या से हो जाएगी? पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी। अगर अत्यधिक बल लगाया जाएगा तो क्या होगा? रबड़ बैंड टूट जाएगा। नंबर 2, ठोस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा होती है, इसीलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। नंबर 3, शर्करा और पानी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। नंबर 4, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है, यानी हम कंप्रेस तो फिर भी एयर को ही कर रहे हैं। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। नंबर 1, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं, ये मैं आपको ऊपर क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। नंबर 3, द्रव का निश्चित आकार होता है। नंबर 4, द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित करता है, ये आपको पता ही है। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच जो पार्टिकल्स हैं पानी के, उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी लूज बॉन्डिंग होती है, ठीक है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में विसरण करती है, और यही जलीय पौधे व जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। नंबर 4, द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है, ठीक है। नंबर 3, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में नंबर 1, गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता, गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता। अब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होती है। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत फ्रीली होती है, उनमें आकर्षण बल कम होता है,
इसीलिए गैसों में बहाव होता है। गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसीलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आकार या आयतन घेर लेती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी मैंने बताया था ना आपको कि परफ्यूम ऊपर लगा है लेकिन नीचे फटाफट से एकदम से स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल, वो पार्टिकल्स बाहर आते ही एकदम गति करने लगते हैं, भागने लगते हैं एक दूसरे से, तो इतनी जल्दी वो नीचे पहुंचते हैं कि हमें उसकी स्मेल आने लगती है। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। हम किस तरीके से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है, जैसा कि ये आप सभी को पता है। ये ठोस अवस्था में मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है और गैसीय अवस्था में मिलता है। ठोस में इसका रूप कैसा होता है? बर्फ होता है। द्रव अवस्था में पानी रूप में होता है और गैसीय अवस्था में वाष्प रूप में बदल जाता है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अब वो देखते हैं हम। तापमान में परिवर्तन, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। ये रहा, कैसे करेंगे? इसमें फर्स्ट पॉइंट है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान वायुमंडलीय दाब पर, ध्यान दीजिए बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक होता है 273.16 K। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 K लेते हैं। संलग्न की गुप्त ऊष्मा, नहीं सॉरी, इससे पहले है जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक होता है 373 K। इसको इस तरीके से देखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, और इक्वल टू 373 K। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। ठीक है, अतः 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे के आरेख में दर्शाया गया है। ये देखिए, अब आप इधर थोड़ा से यहाँ से क्लैरिफाई करते हैं। ठोस अवस्था है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये द्रव में बदल जाएगा। फिर हम इसको और हीट करेंगे तो ये गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन। देखो बच्चों, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसमें ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम थोड़ा सा क्या लेंगे, कपूर लेंगे, और हम इसको अगर हीट करें तो ये क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ये सॉलिड से वेपर में चेंज होगा और फिर वेपर से
सॉलिड में चेंज होता है, इसमें लिक्विड स्टेज नहीं आती। ओके, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। नंबर 2, दाब परिवर्तन में प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाएगी। देखिए इसमें यहाँ हम दाब बढ़ा रहे हैं प्लस तापमान घटा रहे हैं, ठीक है। तो गैस को द्रव में बदलना किस तरीके से, हम दाब बढ़ाएंगे लेकिन ताप को घटाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, दाब को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो गैसीय पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास आ जाएंगे। देखिए ज़रा किस तरीके से आते हैं। अब ये थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है। अगर हम इसको एक बर्तन में बंद कर दें और यहाँ से प्रेशर लगाएं, यहाँ से प्रेशर, तो क्या होगा, ये थोड़े पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं पास पास आ जाएंगे, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। बहुत एक मतलब लाइव एग्जांपल है इसका CO2 का, दैट इज बर्फ यानी आइस, ड्राई आइस, ठीक है। इसको वापिस गैसीय CO2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक करना होता है। जैसे ये ड्राई आइस है ना, आप देखो इसका एक ये दे रखा है, इसको पढ़िए। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतर, देखिए यहाँ पर आप दिखा रखा है एग्जाम्पल में, ये बुक का एक डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की तीनों अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण कैसे हो सकता है, ठीक है। मतलब दोनों तीनों आपस में किस तरीके से चेंज हो सकती हैं। अब आता है वाष्पीकरण, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हो रही है क्वथनांक से नीचे, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको रिमेंबर रखिएगा कि क्वथनांक से नीचे की बात हो रही है, किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। नंबर 2, तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यानी वाष्पीकरण और जल्दी होने लगता है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब आपने देखा होगा जब आप चाय बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले पानी रखते हैं, पानी के मतलब गैस बर्नर उसको ऑन कर देते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम चाय बनाते हैं तो कुछ भाप सी भी निकलती है ऊपर से ना, वेपर्स चेंज होती हैं। अगर आप चाय का पानी रख के भूल जाएं तो पानी घट जाता है, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं द्रव की, वो क्या हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है, और वो वाष्पीकरण करने लगते हैं। नंबर 3 है आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है, यानी ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण। अगर आर्द्रता ज़्यादा है, ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नंबर 4, वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। अभी आपने एसीटोन तो देखा नहीं होगा बच्चों, है ना। आप ये देखिए थिनर होता है ना, थिनर जिससे नेल रिमूवल होता है जो, अगर आप उसको डालेंगे अपने हाथ पे थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है और एकदम से वो वेपर में चेंज हो जाता है ना। तो आप उसको घर पे करके देखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट,
गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़ा क्या करता है? पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ों में आराम मिलता है। नंबर 3, गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। आपने देखा होगा, सब लोग अपने घर के आसपास भी छिड़कते हैं, घर के बाहर भी पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उस जगह को ठंडा कर देता है। ये भी करके देखिएगा, अपने घर के पास डेली पानी डाल के देखिए और वहाँ से आपको क्या आता है? ठंडी ठंडी हवा आएगी, है ना। मतलब वहाँ पर भी क्या हो रहा है? मैदान में यानी वो भूमि क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है पानी को, और जब वहाँ से वेपर निकलेगी तो वो ठंडी होगी, इसलिए हवा ठंडी दिखाई देती है, महसूस होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।